नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत करें उससे पहले बारामासा के सभी दर्शकों से एक विशेष अपील। हमारा काम यदि आपको पसंद आ रहा है और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो बारामासा की YouTube मेंबरशिप लेकर आप हमें समर्थन दे सकते हैं। इसके लिए बारामासा चैनल पर ज्वाइन का ये बटन दबाकर आप दगड़िया, कुटुंब या मासाब प्लान में से कोई भी एक प्लान चुन सकते हैं। आईफोन इस्तेमाल करने वाले दर्शकों के मोबाइल पर अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप लैपटॉप से या वेब ब्राउजर से बारामासा के पेज पर जाकर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें थोड़ी अतिरिक्त मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपकी इस मेहनत से हमें वो समर्थन ज़रूर मिलेगा कि हम लगातार प्रदेश के चकड़ैतों को घचोड़ते रहें और नेताओं को खचोड़ते रहें। तो इसी अपील के साथ शुरू करते हैं हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हुए अपना साप्ताहिक कार्यक्रम, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी एक खबर पिछले हफ्ते सामने आई थी। खबर भी किसी बकीबात के छुयाल की कानाफूसी के हवाले से नहीं, बल्कि बाकायदा IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले से आई। IOA ने खुद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया था कि PMC कमेटी की संस्तुति के बाद कुछ लोगों को उनके पद से हटाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि खेलों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। इसी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी साफ साफ जिक्र था कि PMC को शिकायत मिली है कि ताइक्वांडो की 16 वेट कैटेगरीज में से 10 में प्रतियोगिता से पहले ही तय कर लिया गया कि विजेता कौन होगा, और इसके लिए गोल्ड मेडल के 3 लाख, सिल्वर के 2 लाख और ब्रॉन्ज के 1 लाख रुपए तय किए जाने की शिकायत सामने आई थी। इस बारे में हमने पिछले हफ्ते के एक्स्ट्रा कवर में भी आपको बताया था। इस हफ्ते इस खबर का अपडेट ये है कि इसी सूचना को जब 26 वर्षीय अंकुश चौहान ने अपने फेसबुक पर शेयर किया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस के रणबांकुरों पर यह FIR दर्ज होते ही ऐसा नरसिंह आया कि उन्होंने तुरंत गुड़गांव पहुंचकर अंकुश को उठा लिया और रायपुर थाने ले आए। पूरी रात थाने में रखने के बाद जब अंकुश को अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने पुलिस की रिमांड की मांग को फुंड चुलियाते हुए अंकुश को छोड़े जाने के आदेश कर दिए। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने अंकुश को उठाकर जो भारी भरकम फरकाने की दिलेरी दिखाई थी, उसकी मुनादी भी तो करनी थी। इसलिए कोर्ट आदेश पर दिन में ही छोड़े जा चुके अंकुश को थाने ले आने का वीडियो पुलिस ने इस रिहाई के काफी घंटे बाद जारी करते हुए अपनी ही पीठ थपथपा ली। व्यवस्था में ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में हुई इस कार्रवाई में देखा जाए तो खुद पुलिस ने भ्रामक खबर फैलाई, क्योंकि अंकुश की रिहाई के बाद जारी किए गए वीडियो में पुलिस ने ये कहीं नहीं बताया कि कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने झपाक आखिर किसे लगाई थी। इस प्रकरण पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे इस मामले में उत्तराखंड पुलिस फुआं बाग बनी और रातों रात गुड़गांव पहुंचकर अंकुश को उठा ले आई, वैसी फुर्ती, वैसा समर्पण और वैसा जुनून पुलिस में तब तो नहीं दिखता जब बात कुख्यातों को गिरफ्तार करने की आती हो। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कुंवर प्रणव सिंह जैसे पूर्व विधायक और उमेश कुमार जैसे मौजूदा विधायकों ने उसी फेसबुक पर मर्यादाओं की सारी हदों को पीछे छोड़ दिया था, एक दूसरे को मार डालने की धमकियां दी थी और ऐसी ऐसी गालियां अलंकृत की थी कि उन पर सीधा सीधा गंभीर धाराओं में मुकदमा बनता था। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तब की जब इन दोनों कथित माननीयों ने खानपुर को वासेपुर बनाते हुए धुआं धुआं कर दिया और हथियार लहरा दिए। पूरे देश में जब उत्तराखंड की कानून व्यवस्था का मजाक बन गया तब जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी भी ऐसी कि आप तस्वीरों से ही ये समझ सकते हैं कि यहां किसकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग है और कौन सबमिसिव नजर आ रहा है। इस तरह के प्रकरण अक्सर उस मूल सवाल को जीवित कर देते हैं कि आखिर ये उत्तराखंड राज्य किसके लिए बना, किसने इसके लिए आहुति दी और कौन इसके बन जाने के बाद मलाई चाट रहा है। फूहड़ता में एंटायर पॉलिटिकल साइंस के टॉपर हो चुके कुख्यात यहां डंके की चोट पर अपराध करते हैं, लेकिन पुलिस की अकड़ सिर्फ अंकुश जैसे नौजवानों के लिए है जिन्हें सिर्फ इसलिए हवालात में रात बिताने को डाल दिया जाता है कि उन्होंने खेलों में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक सही खबर को साझा किया। यह पुलिस का जोर चलता है आयुष रावत जैसे युवाओं पर जिन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बना एक मीम शेयर कर दिया था। उत्तराखंड में ऐसी छिपाड़ा रेस लगी हुई है कि यहां पुलिस ने भी अपना कंपटीशन उन IAS अधिकारियों से मान लिया है जो अपने दफ्तरों में कम और YouTube पर ज्यादा नजर आते हैं और जिनका सारा जोर कभी पान की गुमटी वालों पर चलता है तो कभी छोटे होटल और ढाबे वालों पर, लेकिन जो कभी भी खनन माफियाओं, शराब माफियाओं और भू माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए नहीं देखे जाते। पुलिस वालों का
16 का डोला तब कुजाण क्यों ठुस हो जाता है जब किसी दबंग पर कार्रवाई करनी होती है। अब एक नया मामला है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी के हवाले से यह खबर आई है कि आंखों की गुस्ताखियां फिल्म में रोल देने का वादा करते हुए कुछ लोगों ने उनसे ही ऐसी गुस्ताखी कर डाली कि करोड़ों का चूना लगा दिया। आरुषि निशंक ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया है कि मुंबई के रहने वाले मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद बागला ने उनसे 4 करोड़ रुपए ठग लिए। उनका आरोप है कि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें फिल्म में एक रोल मिलेगा और इसके साथ ही वो फिल्म की प्रोड्यूसर भी होंगी, जिसके बाद उनके 5 करोड़ के निवेश पर उन्हें 15 करोड़ वापस दिए जाएंगे और अगर उन्हें रोल पसंद नहीं आया तो 15% ब्याज के साथ वो अपना पैसा वापस ले सकती हैं। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें जब मालूम चला कि फिल्म की भारत में जो शूटिंग होनी थी वो पूरी हो चुकी है, तब उन्होंने ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया। हालांकि इस मामले में एक दूसरा पक्ष भी है और दूसरे पक्ष के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आरुषि ने उनसे मुंबई में मिलकर एक छोटे से रोल की मांग करते हुए ये कहा था कि ऐसा हो जाए तो वो उत्तराखंड में फेमस हो जाएंगी, इसलिए उन्हें ये रोल चाहिए। लेकिन जब MOU हो गया तब उन्होंने धमकाना शुरू किया कि उन्हें मुख्य रोल ही चाहिए। इस पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें देहरादून बुलाकर एक कमरे में बंद रखा गया। ये दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ ठगी के आरोप एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी लगा रही हैं और जिस फिल्म के निर्माण के नाम पर यह कथित ठगी हुई है उसके शुभारंभ में प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। अब इस मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 308, 378, 336, 338, 340, 351, 352 भी शामिल हैं। ये गंभीर धाराएं हैं और उन धाराओं से तो कहीं ज्यादा गंभीर हैं जिनके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस पिछले हफ्ते अंकुश चौहान को उठा लाई थी। तो अब उम्मीद कीजिए कि इस मामले में भी उत्तराखंड पुलिस वैसे ही ख्वाबाग बनकर मुंबई पहुंचे जैसे वो गुड़गांव पहुंची थी और आरोपितों को थाने में डालने का वीडियो साझा करते हुए जल्दी अपनी पीठ थपथपाए। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हुई 4 करोड़ की ठगी के मामले में अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो प्रदेश की आम लड़कियां पुलिस से क्या ही उम्मीद रखेंगी। उन्हें बताना तो होगा कि यह काफिला क्यों लुटा, आखिर उनकी रहबरी का सवाल है। वैसे इस शेर से याद आया कि पिछले हफ्ते एक श्लोक भी खूब चर्चाओं में रहा। इस श्लोक को उवाचने का मौका मिला था हमारे माननीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को और उन्होंने इसे ऐसा उवाचा कि सर्वे भंतु सर्वे जंतु सर्वे तंतु करते करते पूरे श्लोक का ही तु तारा कर दिया। आप खुद ही सुनिए। तो कहा करते हैं सर्वे संतु सर्वे संतु क्या बोलते पढ़िए, सर्वे भंतु सर्वे भंतु सुखिना सर्वे भंतु सुखिना सर्वे भंतु निरामया सर्वे भंतु पश्यन्ति ना दुख मत भागवे। अचकली बात यह है कि माननीय उस पार्टी से आते हैं जिसके पास संस्कृति बचाने का सबसे बड़ा स्वघोषित टेंडर है, जिस पार्टी में शामिल होते ही बल लोग नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बिजोग पड़ने वाली बात तो यह है कि माननीय जी उस प्रदेश के मंत्री हैं जिस प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा भी संस्कृत ही है। दबोला संस्कृति के रक्षक और संस्कृत के प्रचारक होने का दावा करने वालों की ही जब ये स्थिति है तो पहाड़ी पखाड़ा याद आता है कि अति डल ख्या बल डाल मामुर्दू और अति तैराग बल गाड़ बगदू। इसी पखाड़े का एक सटीक उदाहरण इस बार दिल्ली चुनाव के नतीजों में भी देखा जा सकता है। अति तैराग बन रहे अरविंद केजरीवाल भी गाड़ जुगा हो गए और उनकी पार्टी अब खामाचा वाली स्थिति में आ गई। दिल्ली के भी अच्छे दिनों की आखिरकार शुरुआत हुई और कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी कख लगान छुई वाली बनी हुई है कि उनकी परफॉर्मेंस इस मीम से आगे ही नहीं बढ़ रही कि भैया जीरो चेक कर लीजिए। खैर, दिल्ली के नेताओं की दिल्ली की जनता जाने, लेकिन उत्तराखंड की जनता को भी इन नतीजों के बाद बहुत चीज़ों पर गौर करना चाहिए। दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी का भाजपा पहले तो खूब विरोध करती थी और इसे एक खराब पहल बताती थी, लेकिन आखिरकार भाजपा ने ही यहाँ चुनावों से ठीक पहले वादा किया कि बिजली और पानी तो छोड़िए, हमारी सरकार आई तो हम हर गरीब महिला को 2,500 रुपये, गर्भवती महिला को 21,000 रुपये और 6 पोषण किट, 500 रुपये में सिलेंडर और होली दिवाली एक सिलेंडर अतिरिक्त मुफ्त में, वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 2,500 रुपये आदि आदि देंगे। यानी डबल इंजन लगते ही उस दिल्ली को इतना कुछ मिलेगा जहां प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख से भी ज्यादा है। अब इस तुलना में उत्तराखंड को देखेंगे तो यहां प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख के करीब है।
इस लिहाज से देखें तो उन तमाम वित्तीय योजनाओं की पात्रता उत्तराखंड की ज्यादा बनती है। फिर दिल्ली को बिजली और पानी देने के लिए कुड़ी तो घाम लगी पहाड़ों की, लेकिन फ्री बिजली और पानी मिला दिल्ली को। जबकि इस पर उत्तराखंड वासियों का अधिकार तो इसलिए भी बनता है कि उनके पुरखों की सैंती पाली जमीन डामों से डाम दी गई। पिछले 1 दशक से ज्यादा हो गया जब उत्तराखंड में डबल इंजन लगे हैं, लेकिन इन इंजनों का फायदा क्या जब बोझ किसी और के ढोए जा रहे हैं और पहाड़ियों को हाँकते हुए कहा जा रहा है कि तुम पैदल ही बाट लगे रहो, मठू मठू चाहे आते रहो, लेकिन अपनी ख्वाहिशों का फंचा भी अपने ही मुंड पर सवार रखो और बढ़ते चलो। ख्वाहिशों का वैसा ही फंचा जैसा प्रदेश के बीपीएड और एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने दशकों से बोका हुआ है। ये लोग साल 2006 से सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इस दौरान कई तो ओवर एज होकर ये उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। मजेदार ये भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य किया जाए और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। लेकिन दशकों से ये प्रशिक्षित बेरोजगार बस बाट ही जो रहे हैं कि कभी तो सरकार देनी होगी। ठीक ऐसी ही स्थिति उन लगभग 1300 लोगों की भी है जिन पर जिम्मेदारी है कि वो पूरे प्रदेश में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा को ठीक से लागू करवाएं, लेकिन उनके खुद के रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले इन लोगों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है और ये पहली बार नहीं है। देश और प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, इन लोगों की स्थिति में कभी सुधार नहीं आया और इनका वेतन कभी 5 महीने तो कभी 7-7 महीने देरी से आता रहा। बीते दिनों प्रदेश सरकार ने कुछ नियुक्ति पत्र तो बांटे हैं, जिसके लिए धामी सरकार का शुक्रिया, लेकिन अभी ऐसे कई विभाग हैं और कई नौजवान हैं जो महीनों से अपनी ज्वाइनिंग का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। पंचायती राज निदेशालय द्वारा चयनित युवा भी इन्हीं में शामिल हैं जो अंतिम परिणाम आने के महीनों बाद भी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। इन युवाओं का आरोप है कि नियुक्ति के बारे में जब भी ये लोग प्रशासन से बात करते हैं तो इन्हें वैसे ही टरका दिया जाता है जैसा भू कानून के सवाल पर हमारी प्रदेश सरकार यहाँ राज्य की जनता को लंबे समय से टरकाती आ रही है। सरकार से गुजारिश है कि इन युवाओं को नौकरी देने में बस उस तत्परता का 10% जोड़ लगा दीजिए जो तत्परता आप चुनाव निपटते ही विधायकों को घेरने में लगाते हैं। बीते दिनों एक खबर चमोली जिले के देवाल से भी आई, जहां वन विभाग ने 500 से ज्यादा परिवारों को 20 फरवरी तक वो जमीन खाली करने के आदेश दिए हैं जिस जमीन पर दशकों से ये लोग रहते आ रहे हैं। इस प्रकरण में भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि जिन परिवारों को उजाड़ने का नोटिस वन विभाग द्वारा दिया जा रहा है उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवार से हैं। इन जमीनों पर बसे हुए उन्हें 50 से लेकर 75 साल तक हो गए हैं। आधी शताब्दी से अधिक की इस अवधि में इन गरीब भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों ने बड़ी मुश्किल से अपने लिए आशियाने बनाए। उत्तराखंड सरकार के विद्युत विभाग ने इनको बिजली के कनेक्शन दिए और पेयजल के विभाग ने इनके घरों तक पानी पहुंचाया। इन ग्रामीणों ने इस जगह पर खेत आबाद किए जहां इनके द्वारा खेती और फलोत्पादन भी किया जा रहा है। मनरेगा के तहत भी इसी स्थान पर सरकार ने इनको रोजगार दिया, लेकिन अब एकाएक वन विभाग द्वारा 50 से 75 वर्ष बाद इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैध, अमानवीय और क्रूर है। उक्त नोटिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। इस प्रकरण से आप ये भी समझिए कि देहरादून और हल्द्वानी की मलिन बस्तियों पर जब हाईकोर्ट के आदेश आते हैं कि उन्हें हटाया जाए तो सरकार अध्यादेश लाकर उस पर रोक लगा देती है, क्योंकि वहां एक संगठित वोट बैंक बसता है। लेकिन पहाड़ में दशकों से बसे लोगों को उजाड़ने का जब विभाग से फरमान आता है तो सरकार मुख फरका देती है। ऐसे एक नहीं, 1000 उदाहरण हैं जो इस सवाल को बार बार प्रासंगिक बनाते हैं कि उत्तराखंड राज्य किसके लिए बना और किसने यहाँ सबसे ज़्यादा चांदी काटी। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा खबर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा खबर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाग, नमस्कार।